हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 1 इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसका 4th पार्ट होगा। यदि आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज। देखो, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये एक चैप्टर का नाम है आपका। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी होती है, यानी हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जब हम अपनी जो करेंसी होती है किसी और करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो रेट बनता है। जैसे $1, $1 होता है इक्वल टू हमारे 70 रुपी है। तो ये रेट हो गया इसका, करेंसी का, कि $1 में हमें 70 रुपी देने होंगे। यदि हमें किसी देश की दूसरी देश की करेंसी के बदले में अपनी जितनी करेंसी देनी पड़ती है, या अपनी करेंसी के बदले में किसी की दूसरी करेंसी को कितना अमाउंट लेना होता है, कितनी यूनिट्स लेनी होती है, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, कोई सब्जी बाई करने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, किसी चीज को लेने जाते हैं, तो उसमें प्राइस पूछते हैं ना कि रेट क्या है, एट द प्राइस। तो वो कहते हैं कि 20 रुपी पर केजी। तो 1 केजी के क्या हुए? 20 रुपी। इसी तरह से $1 के जो हमारे 70 रुपी हुए, ये हुआ हमारा एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। मीन क्या हुआ? 1 रुपए में, सॉरी, $1 में हमारे कितने रुपए आएंगे? 70 रुपी। यदि हमें $1 चाहिए तो हमें कितने रुपए चाहिए होंगे उसके लिए? 70 रुपी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रेज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज समझ में आया? हमारी करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी होती है, हमारे देश की करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी होती है, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। क्लियर? हमें इसकी सप्लाई बढ़ानी है, तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी इसकी? इंपोर्ट्स ऑफ द गुड फ्रॉम द चाइना। यदि हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट से क्या होगा? इंपोर्ट से क्या होगा यानी हम दूसरे की वस्तु, यानी चाइना से कुछ सामान मंगाते हैं। क्लियर? चाइना से हमने कुछ सामान मंगाया, तो सामान जब हम मंगाएंगे तो हमें क्या देना होगा? मनी देनी होगी। उससे क्या होगा? हमारी सप्लाई जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि जब हम कुछ सामान परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी देनी होगी ना दूसरे देश को। यदि हम चाइना से मंगा रहे तो चाइना की करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज होगा हमारा, वो हमें देना होगा। तो इससे सप्लाई बढ़ेगी नहीं घटेगी। तो इसमें पूछा है रेजिज द सप्लाई, हाउ, किस तरह से? तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। इंडियन स्टूडेंट गोइंग टू यूएसए फॉर एमबीए। यदि इंडियन स्टूडेंट यूएसए जाते हैं किसके लिए? एमबीए करने के लिए, तो भी हमें पैसा देना होगा। और वो पैसा हम कभी भी हम किसी दूसरे देश में अपने देश की करेंसी नहीं चला सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉरेन एक्सचेंज। मीन क्या होता है कि हमें दूसरे की करेंसी को अपने अपनी करेंसी से दूसरे देश की करेंसी को एक्सचेंज करना होता है। तो यदि इंडियन स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? यूएसए जाते हैं एमबीए करने, तो भी क्या होगा? हमें फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ेगी। उससे सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइजेज नहीं होगी, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज हम देंगे, लेंगे नहीं। डोनेट ऑफ 50 मिलियंस एंड रिसीव्ड फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 50 जो मिलियंस डोनेट किया, तो वो क्या हुआ? $50 मिलियन को जो डोनेट किया है, तो वो क्या होगा? हमारे पास आया, यानी तभी तो सप्लाई बढ़ी है, डोनेट आया। मीन क्या है? देखो इसमें क्या करना है, हमें क्या चीज आई है? पैसे का हमारे देश में आना, दूसरी करेंसी का, वो क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करेगा। और हमारी करेंसी का दूसरे देश में जाना, मीन जैसे कि हम कोई चीज बाय करते हैं, परचेज की हमने कोई चीज, तो परचेज करने पर क्या होगा? हमने परचेज किया है तो हम करेंसी देंगे, तो सप्लाई कम होगी। क्लियर? यदि हम करते हैं सेल, परचेज से मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट। क्लियर? यदि हम करते हैं एक्सपोर्ट, यानी अपने सामान को, अपने गुड्स को, सर्विस को हम बाहर देते हैं, तो क्या होगा? उससे उससे सप्लाई बढ़ेगी। इंपोर्ट से क्या होगा? डिक्रीज होगी, और इंपोर्ट से क्या होगा? इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा आपका? ये इसका सही ऑप्शन होगा। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, कौन सा आइटम है रेज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डोनेट ऑफ $50 मिलियन रिसीव्ड फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर है? एक ऑप्शन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड। यदि हम परचेज करते हैं, परचेज ये बताया था ना मैंने, यदि हमने परचेज किया मीन इंपोर्ट किया,
तो परचेज करने पर क्या होगी, हमें क्या करेगा, फॉरेन करेंसी हमें देनी पड़ेगी, यानी गई तो सप्लाई कम हुई, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, अ चेंज फ्रॉम द 140 इज इक्वल टू $2 टू 60 टू $1। इसका मतलब क्या हुआ, यदि 140 रुपी का $1 है, 140 रुपी के $2 है हमारे, ये रन जो भी है ये। क्लियर। तो और लास्ट में क्या हुआ, उसको चेंज कर दिया गया, उसको फिर कर दिया गया, यानी ये 70 का 1 हो जाएगा। ठीक है। यदि 60 का हो जाता है 1, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, ये एप्रिसिएशन हुआ, ये डेप्रिसिएशन हुआ। ये हुआ एप्रिसिएशन। क्यों, पहले हमारा $1, इसको डॉलर मान लेते हैं, यूरो जो भी है, हमारा कितने का था, 70 रुपी का था, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये 140 के 2 है। तो अब कितना का हो गया, 60 का। तो 70 का 1 था हमारा पहले, अब 60 का हो गया। यानी पहले हम $1 में केवल 60 यूनिट्स गुड्स की खरीद सकते थे, या 60 कैंडीज या 60 चॉकलेट्स खरीद सकते थे। लेकिन अब क्या कर रहा है वो, $1 में 70 कैंडीज खरीद सकता है। कौन, अदर कंट्री। तो क्या हुआ, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ गई। मीन क्या है, जो चीज पहले हमें 70 रुपी में $1 मिलता था, $1 मिलता है सपोज, तो अब कितने में मिल रहा है, 60 रुपी में। तो यदि हम 70 रुपी देंगे, यदि हम 70 रुपी देते हैं, तो 1 पॉइंट कुछ हमें क्या मिलेगा, डॉलर प्राप्त होगा। तो क्या हुआ, हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, यानी एप्रिसिएशन में हो गई। एप्रिसिएशन में कब होती, जब इसकी वैल्यू क्या होती, ये 70 की बजाय 75 रुपी इज इक्वल टू $1 होता। तो तब क्या होता, तब हमारा उसकी रुपए की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन में चल जाती, यानी वैल्यू उसकी कम हो जाती। अब क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि पहले 70 रुपी में $1 मिल रहा था, अब 60 रुपी में $1 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये क्या आएगा, एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स एंड द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू द इंटरवेंशन। इसमें क्या किया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। फिक्स्ड, सबसे पहले हम फिक्स्ड को देखते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि ₹1 में कितने मतलब $1 में कितने रुपए होंगे। सपोज करते हैं कि $1 में हमारे 60 रुपी है, तो गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर दिया, आज की डेट में हो या 1 महीने बाद ये फिक्स रहेंगे रेट, उसको बोलेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि मार्केट फोर्स के द्वारा, यानी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा इसको फिक्स किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। इसको फॉरेन एक्सचेंज को, वो होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्योंकि डिमांड के घटने या बढ़ने से, या सप्लाई के घटने या बढ़ने से जो भी इफेक्ट आता है उसमें, तो क्या होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिटरमाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और इन दोनों का मिक्सचर, यानी पहले डिटरमाइन किया गया मार्केट फोर्स के द्वारा, फिर किया गया सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन के द्वारा, तो ये होता है आपका मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो कैसे होगा, देखियो आपका सप्लाई कर्व आपने देखा है उसको, सप्लाई कर्व कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है। उसका स्लोप कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, स्लोप ऊपर की तरफ ही तो जाता है। तो स्लोप क्या होगा इसका, अपवर्ड, वर्टिक, यही तो होता है ना हमारा। आपने देखा होगा डिमांड, देखो ये होता है, डिमांड का ये वाला जाता है, और सप्लाई का ये वाला जाता है, यानी ये वाला। तो क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो इसका जो स्लोप होगा वो कैसे होगा, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप अपवर्ड। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लेड टू द राइज इन एक्सपोर्ट। जो यदि हमारी डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है, मीन अभी दिखाया था मैंने एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में क्या हुआ था हमारा, $70 का हमारा $1 था। क्लियर। और अब वो हो गया 60 रुपी का, ये क्या था हमारा एप्रिसिएशन। ठीक है। अब किया है डेप्रिसिएशन, यानी 70 रुपी का $1 है, तो अब कितने का हो रहा है, 75 रुपी का $1 हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लेड टू द अर्थ ऑफ द एक्सपोर्ट।
क्यों होता है एक्सपोर्ट ज्यादा? देखो, यदि हम अमेरिका की दृष्टि से देखते हैं कि पहले वो $1 में कितनी यूनिट्स ले सकता था सामान की, हमारी 70 यूनिट्स या 70 रुपी ले सकता था। तो अब क्या करता है वो कि $1 में वो 75 यूनिट्स, या आप एक समझ लो कि पहले $1 में 70 कैंडीज आती थी या 70 चॉकलेट्स आती थी। अब $1 में 75 चॉकलेट्स आती हैं। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, होगा ना इंक्रीज। क्यों? क्योंकि केवल पहले 70 मिलते थे और अब उसके डेप्रिसिएशन के कारण, डोमेस्टिक करेंसी के डेप्रिसिएशन के कारण, यानी हमारी करेंसी के डेप्रिसिएशन के कारण क्या होगा, जो एक्सपोर्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि बाहर की करेंसी, बाहर की जो कंट्री होगी यानी यूएसए वगैरह को इसमें क्या होगा, बेनिफिट होगा हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक करेंसी के डेप्रिसिएशन के कारण। तो इससे क्या बढ़ेगा हमारा एक्सपोर्ट। देखिए, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज। जो गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट्स करते हैं, ये क्या राइज करती है? डिमांड करती है या सप्लाई? सप्लाई तो नहीं करेगी। यदि हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री में, तो हमें क्या करेगी, हमें फॉरेन करेंसी की नीड पड़ेगी। इससे हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा देंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर? नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग यानी डिमांड और सप्लाई के प्रोसेसिंग से, यानी जब वो इंटरसेक्ट करती है उससे क्या होता है कि हमारे जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो फ्लोट करते हैं, यानी अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। डर्टी फ्लोटिंग किसे बोलेंगे हम? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। डर्टी फ्लोटिंग किसे बोलेंगे हम? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। नेक्स्ट वन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मींस। यदि डिवैल्यूएशन होती है करेंसी का, इसका मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द मार्केट फोर्स। नहीं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। क्या होता है डेविएशन ऑफ द करेंसी मींस? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिडक्स होते हैं, रिडक्शन हो जाती है, यानी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, other things remains unchanging when in the country the price foreign currency rises। जब फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ जाएंगे। कैसे? जैसे हमारा $1 कितना है आपका, 60 रुपी का है। $1 कितने का है, 60 का है। अब $1 हमारा कितने का हो गया, 70 रुपी का। यानी फॉरेन करेंसी के प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गए। यानी पहले 60 में आता था, अब 70 में आता है। तो इससे क्या होगा, नेशनल इनकम भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, राइज होगी। कैसे? क्योंकि इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले क्या होता था कि $1 में 60 यूनिट्स मिलती थी या 60 कैंडीज मिलती थी, अब 70 मिलती है। तो वो क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट बढ़ा देगा। अदर कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी? अदर कंट्री का एक्सपोर्ट, यानी हमारा एक्सपोर्ट और उनका इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम भी राइज होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? When in the country the price of the foreign currency rise। यदि फॉरेन करेंसी के जो प्राइस है वो राइज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, नेशनल इनकम इज लाइकली राइज। क्योंकि इससे क्या होगा, जब फॉरेन करेंसी राइज करेगा, द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज करेंगे, तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। क्यों? उससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट वन, other things remaining the same when in the country market price of the foreign currency falls। यानी फॉरेन करेंसी के जो प्राइसेज है वो फॉल हो जाते हैं, तो नेशनल इनकम इज लाइकली ऑल्सो फॉल। अभी मैंने बताया था आपका, यदि फॉरेन करेंसी के जो प्राइस होते हैं मार्केट में फॉल्स हो जाते हैं, तो उससे हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तो इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, हम दूसरे देश की वस्तुएं बढ़ाएंगे, मंगाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, क्या होगा, जो हमारा नेशनल इनकम, जो इनकम थी वो कम हो जाएगी। जब इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, यानी हम दूसरे देश की वस्तु मंगाएंगे और अपने देश से कम वस्तुएं सेंड करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम भी कम होगी। क्योंकि इंपोर्ट से क्या करते हैं हम, फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजते हैं,
एक्सपोर्ट से क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है, तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज कम आएगा। और इम्पोर्ट में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस होगा या नेशनल इनकम होगी वो भी फॉल हो जाएगी। किसके कारण, मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल। क्लियर। नेक्स्ट वन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर। यदि फॉरेन करेंसी चीप हो जाती है, सस्ती हो जाती है, द इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम इज लाइकली टू बी नेगेटिव। मैंने अभी बताया था, यदि उसके राइज हो जाते हैं तो हमारा नेशनल इनकम की क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। यदि फॉरेन करेंसी के प्राइस कम हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो फॉल हो जाती है। अब इसने बताया कि वो चीपर हो रही है, चीपर यानी सस्ती हो रही है, तो इसका मतलब इस पे क्या होगा, उसके कारण हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे और जिसके कारण ये नेगेटिव इफेक्ट उस पर डालेगा, किस पर, नेशनल इनकम पर। तो सही आंसर क्या होगा इसका, नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर S1 हैज गॉन डाउन फ्रॉम द 73 टू 70। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन रुपीज हैज एप्रिशिएटेड। देखो, $1 में 73 आते थे, अब 70 रुपये आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं अब, 70, 73 से 70। इसका मतलब हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। रुपए की वैल्यू इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, इंडियन रुपी हैज एप्रिसिएटेड। क्लियर। जिसकी जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको क्या बोला जाता है, इंडियन रुपी हैज एप्रिसिएटेड, यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, यूएस डॉलर हैज डेप्रिसिएटेड। देखो, पहले $1 कितने में आता था, 73 में, अब कितने में आ रहा है वो, 70। तो उसमें क्या हो गया, हमारी तो वैल्यू इंक्रीज हुई है हमारे रुपए की, लेकिन डॉलर की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट, डिक्रीज हो गई। तो ये ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी हमारा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी। यानी द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर हैज गॉन डाउन, यदि 73 से 70 रुपये हो जाता है तो इंडियन रुपीज तो क्या होता है, एप्रिशिएटेड होता है, और यूएस डॉलर क्या होता है, डेप्रिशिएटेड। यानी इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है और डॉलर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on the topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.